आई होप आप लोग जो है रिवीजन वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं। जितनी भी रिवीजन वीडियो मैंने बनाई हैं वो सब अगर आपको चाहिए कोर्स के फॉर्म में तो वो कोर्स भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। edu91.org पे जाइए। edu91 लाइव वाला कोर्स जो है आप लोगों ने अपने आप को एनरोल कर लेना है। अभी तक उसमें 3-4 हज़ार से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो एनरोल्ड हैं। उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं मित्रों, इसका भी कम से कम नहीं तो 2500 लाइक्स का रेजिडेंशियल स्टेटस है। 2500 लाइक्स तो बनते हैं। एग्जाम इंपॉर्टेंस में आपको बता दूं कि सर आपके एग्जाम में ये पर्टिकुलर चैप्टर अगेन फिर से 4 से 6 नंबर का भाई साहब फेरबदल जो है कर सकता है। और अगर किस्मत सही रही तो सर यही पर्टिकुलर चैप्टर जो है वो आपके लिए 6 से 8 नंबर तक भी जा सकता है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल ही मत छोड़िएगा, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी टोटल इनकम वाले क्वेश्चन के ऊपर भी आ सकता है। मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा कि बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन आसान तभी है जब आप इसके क्वेश्चंस वगैरह करके जाएं इस रिवीजन वीडियो को देखने के बाद। तो प्लीज 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 क्वेश्चंस वगैरह अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों रेजिडेंशियल स्टेटस की। रेजिडेंशियल स्टेटस में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इंडिविजुअल की, कि इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो कैसे निकाला जाता है। इस चैप्टर के अंदर जो है हमारे पास कुल मिला के 3 सेक्शन कवर होते हैं, 5, 6 और 9। 5 बात करता है किसकी कौन सी इनकम पर टैक्स लगेगा, और 6 बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस पे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस में अगर बात करूं इंडिविजुअल के केस में, तो एक इंडिविजुअल को हम लोग रेजिडेंट इन इंडिया कब मानते हैं, जब इंडिविजुअल क्या सेटिस्फाई कर ले, वन ऑफ द बेसिक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर ले, तो एक इंडिविजुअल जो है वो क्या बन जाता है, रेजिडेंट बन जाता है। अच्छा, बेसिक कंडीशन क्या है, 2 बेसिक कंडीशन है हमारे पास, 1 और 2, और दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई करनी है तो आप लोग जो है मतलब एक इंडिविजुअल जो है वो रेजिडेंट बन जाएगा। अब जरा देखते हैं पहली बेसिक कंडीशन कौन सी है। द इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी जिस भी प्रीवियस ईयर की बात चल रही है उस प्रीवियस ईयर में अगर हमारा जो इंडिविजुअल है वो 182 डेज और मोर ग्रेटर देन इक्वल टू 182 डेज रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि वो बन जाएगा कौन, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, अगर यहां पे देखिए कि फर्स्ट के बाद जो है सेकंड कंडीशन पे जाने के लिए और लगाई, यानी दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई करनी है। और सेकंड बेसिक कंडीशन क्या बोलती है, सेकंड बेसिक कंडीशन बोलती है जिस ईयर की बात चल रही है उसमें तो 60 डेज और मोर रहा हो, और उसके प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में 365 डेज और मोर, 365 डेज और मोर, कम ऑन, 365 डेज और मोर इन 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। रिपीट कर दीजिए, 365 डेज और मोर इन 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अच्छा जी, याद रखनी है आपने बात कि अगर दोनों में से एक भी सेटिस्फाई हो गई तो भाई साहब वो बन जाएगा रेजिडेंट। अच्छा जी, अगर दोनों की दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हो पाई तो भाई बात खत्म हो चुकी है, अब आप बन गए नॉन रेजिडेंट। अब जरा ध्यान रखिएगा, अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन किसकी, एक्सेप्शन सेकंड बेसिक कंडीशन की। सेकंड बेसिक कंडीशन क्या थी, 60 डेज और मोर and 365 days or more, 60 days during the relevant previous year, 365 days or more in 4 years immediately preceding the relevant previous year। तो सेकंड बेसिक कंडीशन की एक्सेप्शन हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि अब इनके केसेस में, इन 2-3 केसेस में हम लोग जो है ये सेकंड कंडीशन चेक नहीं करेंगे, यानी सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ही चेक करेंगे। और अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है तो रेजिडेंट, अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो सीधा सीधा हम इसे क्या बना देंगे, नॉन रेजिडेंट बना देंगे। आइए साथ में जुड़िएगा जरा। तो सबसे पहले एक्सेप्शन क्या है, कोई इंडियन सिटीजन है वो बाहर जा रहा है किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। एम्प्लॉयमेंट में सर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी आती है और जॉब वाली जो आप एम्प्लॉयमेंट समझते हैं वो भी आती है। नंबर 2, इंडियन सिटीजन जो है वो बाहर जा रहा है एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, यानी कि वो इंडियन शिप का एक मेंबर बन के जो है वो बाहर जा रहा है। इंडियन शिप पे सर्व करने वाले जो लोग होते हैं उनका मेंबर बन के जो है वो बाहर जा रहा है, तो उसके केस में हम लोग सेकंड बेसिक कंडीशन जो है वो चेक नहीं करने वाले हैं। अच्छा, आपको उसका लॉजिक बता दूं कि सेकंड बेसिक कंडीशन चेक क्यों नहीं करते। बेसिकली लॉ मेकर ने लिखा है कि अगर ये वाले केसेस हैं तो इनके केसेस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 60 को रिप्लेस कर देंगे 182 से। तो 60 जब 182 से रिप्लेस हो जाएगा तो इसलिए से सेकंड बेसिक कंडीशन आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में अपने आप जो है 182 वाली बात लिखी हुई थी। अच्छा, अब बच्चों एक यहां पे आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, जरा उसको ध्यान से रखिएगा। देखिए, अगर आप इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो बाहर से आए हैं इंडिया में विजिट कर रहे हैं इंडिया, तो उनके केस में हम लोग जो है सेकंड बेसिक कंडीशन चेक नहीं करते, यानी कि सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही चेक करते हैं। अब इसके अंदर बच्चों एक छोटी सी बात आपने ध्यान रखनी है, वो क्या, लेकिन अगर एक ऐसा व्यक्ति है जो बाहर से आया है इंडिया में विजिट कर रहा है, कम ऑन, विजिट कर रहा है, तो हम उस केस में देखेंगे क्या उसकी इंडियन सोर्सेज से जो इनकम है, इंडियन सोर्सेज जो इनकम है वो 15 लाख से एक्सीड कर रही है। देखिए यहां पे लिखा है इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। इन शॉर्ट, इंडियन सोर्सेज से जो इनकम है क्या वो 15 लाख से एक्सीड कर रही है। अगर हां, ध्यान सुनिएगा, अगर हां तो भाई साहब हम लोग उसको रेजिडेंट मान लेंगे। और याद रखिएगा उसके केस में हम लोग उसको रेजिडेंट कब मानेंगे, हम लोग उसको रेजिडेंट तब मानेंगे जब हम सेकंड बेसिक कंडीशन में 60 की जगह 120 चेक करेंगे। इस बात को जरा ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया विजिट कर रहा है और उसकी जो इंडियन सोर्सेज से इनकम है 15 लाख से एक्सीड कर रही है, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, हम 60 की जगह 120 चेक करेंगे। अच्छा, अगर इनकम 15 लाख से एक्सीड नहीं कर रही है तो हम 60 की जगह 182 चेक करते थे, और 182 चेक करने के बदले हम लोग ये बोल देते कि भैया इसके लिए जो है सेकंड बेसिक कंडीशन चेक कर रही नहीं है, सिर्फ फर्स्ट करो और छोड़ दो।
राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने ध्यान में रखना है, और इसको हम लोग डायरेक्टली क्या बना देंगे, RNOR, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सिंस इट्स अ रिवीजन वीडियो, आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो व्हाट इज RNOR, अदरवाइज मैं आपको भी समझाऊंगा भी। एनीवेज चलिए, अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो व्यक्ति होता है जो खुद या फिर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो है अनडिवाइडेड इंडिया में, दैट इज 15 अगस्त 1947 से पहले आए थे, राइट। इंडियन सिटीजन मतलब पैदा हुए थे, बेसिकली बॉर्न। ओके, इंडियन सिटीजन का मतलब कौन है सर? जिसने इंडियन सिटीजनशिप ऑब्टेन कर ली हो। ये बात याद रखिएगा कि इंडियन सिटीजनशिप होने से ही आप लोग जो है इनकम टैक्स में रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट नहीं बन जाते हैं। अच्छा जी, एम्प्लॉयमेंट जैसे मैंने बताया, एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस प्रोफेशन, कुछ भी हो सकता है। कुछ छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें। रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल का अलग से जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन फॉर एवरी ईयर सेपरेटली। ऐसा हो सकता है कि आप एक ईयर में जो है रेजिडेंट है और अगले ईयर में जो है आप नॉन रेजिडेंट है। अच्छा, एक बात और ध्यान सुनिएगा कि साहब आपको एक जगह पे रेगुलरली रहने की कोई कंडीशन नहीं है, यानी इंडिया में आप कुछ समय महाराष्ट्र में रहें, कुछ समय दिल्ली में रहें, कुछ समय वेस्ट बंगाल में रहें, तो वो सब इंडिया का ही पार्ट है और इंडिया में ही माना जाएगा। अच्छा जी, देन उसके बाद याद रखना है कि भैया टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया भी इंडिया का पार्ट है। टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया कितने होते हैं? 12 नॉटिकल माइल्स होते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने मुझे बताना है कि भैया 12 नॉटिकल माइल्स होते तो हैं, 12 नॉटिकल माइल इंडिया का पार्ट तो होते हैं, लेकिन 1 नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर्स जो है वो होते हैं, जरूर 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 बता दीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद बच्चों याद रखिएगा, वैसे तो 24 आवर्स का एक दिन माना जाता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट टाइम ऑफ अराइवल और डिपार्चर नहीं पता है तो याद रख लीजिएगा वो अराइवल और डिपार्चर वाला दिन जो है हम लोग कंप्लीटली काउंट कर लेंगे। वैसे तो 24 आवर्स का एक दिन माना जाता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट टाइम ऑफ अराइवल नोन नहीं है तो हम डे ऑफ अराइवल को जो है वो कंप्लीट डे मान के इंडिया में ही मान लेंगे। अच्छा जी, देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं, मैंने बता दिया था कि रेजिडेंशियल स्टेटस का एज सच सिटीजनशिप से कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। हाँ, उसका इंपैक्ट आ सकता है। कैसे आ सकता है? जैसे भी हमने पढ़ा था कि इंडियन सिटीजन इंडिया विजिट कर रहा है, उन सब चीज़ों पर उसका इंपैक्ट आ सकता है, लेकिन इंडियन सिटीजन हो जाने से आप रेजिडेंट हो जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, अच्छा जी, और उल्टा भी सुन लीजिए, हो सकता है कि आप कनाडा के सिटीजन हो लेकिन इंडिया में आप क्या बन जाए? रेजिडेंट बन जाए। एनीवेज, तो लीप ईयर्स के केस में आपने ध्यान रखना है भैया, फरवरी में 29 महीने ले ले, 29 दिन ले लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। लीजिए, तो यहाँ मैंने कुछ चार्ट बना के आपको समझाने की कोशिश करी। अगर फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई तो रेजिडेंट, अगर फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो चेक करो क्या एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है। अगर एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है, कम ऑन, अगर एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है यानी कि इंडियन सिटीजन है, लिविंग इंडिया एज मेंबर ऑफ द इंडियन शिप और फॉर पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तो हमें 60 की जगह पे क्या चेक करना है? 182। इफेक्टिवली हमें सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करनी है, सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर एक्सेप्शन में फॉल नहीं कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता था, एक्सेप्शन में फॉल नहीं कर रहा है, सेकंड बेसिक कंडीशन 60 + 365 वाली देखेंगे, सेटिस्फाइड तो रेजिडेंट, नॉट सेटिस्फाइड तो क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। आ जाइए, चार्ट कैसा लगा मुझे बता दीजिएगा। देन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बीइंग आउटसाइड इंडिया विजिट्स इंडिया। अब इन लोगों के केस में क्या है जरा आपने सबसे पहले देखना है, क्या इनकी इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज एक्सीड करती है 15 लाख से? अगर हाँ, अगर एक्सीड कर रही है तो वो 60 की जगह 120 देखेंगे, 120 + 365 इन 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। सेटिस्फाइड तो रेजिडेंट, नॉन सेटिस्फाइड तो नॉन रेजिडेंट, बात खत्म। अच्छा जी, अगर इनकी इनकम एक्सीड नहीं करती है तो फिर आप लोगों को मैं बोलूंगा कि सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करनी है 182 डेज वाली, और अगर वो सेटिस्फाइड है तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉट रेजिडेंट। ये लीजिए, यहाँ पे हम लोग पहुंच गए। चलिए आइए, देन इसके बाद बच्चों हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स वगैरह किए थे क्लास के अंदर, वो आप लोग एक बार देख सकते हैं। डीम्ड रेजिडेंट की बात करूंगा, सेक्शन 6(1) है, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जरा देखिएगा इसको आपने कैसे पढ़ना है, किस फ्लो में पढ़ना है, बल्कि मैं इसको ना यहाँ से पढ़ाना चाहूंगा। ये देखिए, तो 6(1) किसको लगता है? इंडियन सिटीजन है, इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज जो है वो एक्सीड करती है कितना? हाँ जी, इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज एक्सीड करती है कितना? 15 लाख रुपए से एक्सीड करती है। यहाँ पे शायद एक जीरो कम है क्या? हाँ, यहाँ पे एक जीरो कम है। नॉट लाइबल टू पे टैक्स एनीवेयर एल्स। याद रखिए, इंडियन सिटीजन है, इंडियन सोर्सेज से इनकम जो है 15 लाख से एक्सीड करती है, किसी और जगह पे वो लाइबल टू पे टैक्स नहीं है, और 6(1) के अंदर फॉल नहीं कर रहे हैं। याद रखिए, अगर 6(1) के अंदर फॉल कर रहे हैं तो 6(1)(a) जो है आपके ऊपर नहीं लगता, फिर आपके ऊपर भाई 6(1) के अंदर ही आपको जो है रेजिडेंट बना के आगे ROR RNOR बनाया जा सकता है। तो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इंडियन सिटीजन है, इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज जो एक्सीड कर रही है 15 लाख से, टैक्स पे करने के लिए कहीं पे लायबल नहीं है, और 6(1) नहीं लग रहा है तो वो डीम रेजिडेंट है, और डायरेक्टली उसे क्या बना देंगे? RNOR। ठीक आ रही है, बचा लिया मैंने तुम लोगों को, नहीं तो माइक में ऐसी आवाज आती है ना, हिल जाते हैं। लो बे लो, तो ये 6(1)(a) जो है हमने जो पढ़ना था वो यहाँ पे हमने कवर कर दिया है। देन गाइज यहाँ पे याद रखना है कि हमने जैसे बोला था कि भाई वो कहीं और लाइबल टू टैक्स नहीं है। लाइबल टू टैक्स का मतलब क्या होता है? लाइबल टू टैक्स का मतलब है कि भाई उसकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी है, चाहे फॉर द टाइमिंग उसे क्या कर रखा हो? एग्जेम्प्ट कर रखा हो। ओके, देन इसके बाद बात करते हैं सर 6(6) में हम लोग क्या बात करते हैं कि भाई एक इंडिविजुअल को या तो हम ROR बना सकते हैं आगे, या फिर RNOR बना सकते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, एक इंडिविजुअल ROR कब बनता है? एक इंडिविजुअल ROR तब बनता है जब वो एक बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले और बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करे। अब बोथ एडिशनल कंडीशन दो तरीके से बोली जा सकती हैं, जैसे कि मैं एक तरीके से बोलता हूं, नंबर 1,
The individual is resident in 2 out of 10 years immediately preceding the relevant previous year. In 2 out of 10 years immediately preceding the relevant previous year. अगर वो पिछले 10 साल में से किसी भी 2 साल में रेजिडेंट है तो फर्स्ट एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड. फिर हम चेक करेंगे सेकंड एडिशनल कंडीशन. सेकंड एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है? 730 days or more in 7 years immediately preceding the relevant previous year. 730 days or more in 7 years immediately preceding the relevant previous year. तो कई बुक्स में आप लोग देखेंगे इसको रिवर्स तरीके से लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे भी RNOR बनने की कंडीशन लिखी हुई है, RNOR, और जो मैंने आपको बताई अभी वो ROR बनने की कंडीशन. तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ICAI कभी इस तरीके से लिखता है, कभी उस तरीके से लिखता है. अगर आपने देखिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, यू आर नॉन रेजिडेंट इन 9 out of 10, आप 9 out of 10 नॉन रेजिडेंट बन गए, यानी कि अब आप 2 out of 10 रेजिडेंट नहीं हो सकते, यानी कि अब आप बनेंगे RNOR. राइट. तो इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि भाई इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है. अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम लोग आपको क्या मान लेंगे? RNOR जो है वो मान लेंगे. तीसरी कंडीशन भी इसमें 120 डेज वाली है, लेकिन याद रखिएगा ये 120 के साथ साथ उसे 365 वाली कंडीशन भी वहाँ पे सेटिस्फाई करनी पड़ेगी. आ जाइए. देन ये भी हमने 6(1)(a) वाला भी पढ़ लिया. तो ये 4 लोग जो है आपके लिए RNOR बन सकते हैं, जो 9 out of 10 नॉन रेजिडेंट हो, या फिर पिछले 7 साल में 729 डेज और लेस रहे हो, या फिर इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनकी टोटल इनकम इंडियन सोर्सेज से 15 लाख एक्सीड करती है और इंडिया में आए हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 120 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज. और साथ में 365 वाली कंडीशन भी हमारे पास है, वो भी हमें चेक करनी पड़ेगी. लीजिए. देन इसके बाद एन इंडियन सिटीजन हु इज डीम्ड टू बी रेजिडेंट अंडर सेक्शन 6(1)(a). चलिए जी. तो ये हो गई हमारी सारी की सारी बातें जो हमने करनी थी इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस पे. अब यहाँ पे एक खास बात है, और वो खास बात क्या है मित्रों? वो खास बात ये है कि अगर आप फॉरेन बाउंड शिप पे जा रहे हैं तो आपके इंडिया में रहने वाले दिन जो है वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए जो है एक तरीका इन्होंने निकाला है. बेसिकली आप इस चार्ट को देख लेंगे तो काम आपका हो जाएगा. चार्ट बहुत मेहनत से बनाया हुआ है. याद रखिएगा जो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है इन दी कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, इंक्लूडिंग दैट पर्टिकुलर डेट अप टू द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ इन दी कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट. कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो है वो उन लोगों को मिलता है जो लोग शिप पे जा रहे होते हैं. तो कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पे जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और जो डेट ऑफ साइनिंग ऑफ है, कम ऑन, जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और जो डेट ऑफ साइनिंग ऑफ है, आपने उनको ध्यान में रखना है. और ध्यान में रखते रखते एक चीज़ आपको दिमाग में रखने की भी, ये दोनों डेट भी जो है वो एक्सक्लूडेड मानी जाएंगी, इंडिया से एक्सक्लूडेड. मतलब ये पीरियड टू बी एक्सक्लूडेड में इंक्लूडेड होंगी, लेकिन इंडिया से एक्सक्लूडेड होंगी. वाह 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 वाह. ये पीरियड जो हमने एक्सक्लूड करना है इंडिया से बाहर के लिए, उसके अंदर इंक्लूडेड होंगी, लेकिन भैया इंडिया वाले पीरियड से क्या रहने वाली है? एक्सक्लूडेड रहने वाली है. चलिए ये देखिए, ये हमने कवर कर लिया. फिर HUF की बात करते हैं कि भैया HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं. बहुत सिंपल है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर देखा जाता है. अगर होली और पार्टली इन इंडिया है तो HUF रेजिडेंट है. अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है, होली, तो भैया वो क्या मान लिया जाएगा? वो मान लिया जाएगा नॉन रेजिडेंट. अब ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होता कहाँ है? जहां पे डिसीजंस लिए जा रहे होते हैं, जहां पे हेड एंड ब्रेन ऑफ द बिजनेस इज सिचुएटेड. अच्छा. देन इसके बाद ध्यान रखिएगा कि आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का प्लेस और रेगुलर बिजनेस का प्लेस जो है वो अलग अलग हो सकता है. अच्छा जी. देन एक HUF को भी आप ROR RNOR में डिवाइड कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो बेटा. देखो एक HUF ROR कब होगा? हम उसके कर्ता के ऊपर जो है वो क्या लगा के देखेंगे, अपनी कंडीशंस जो भी हम पढ़ के आ रहे थे. तो इफ कर्ता इज सेटिस्फाइंग एडिशनल कंडीशंस, कर्ता शुड बी रेजिडेंट इन 2 out of 10 ईयर एंड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज और मोर इन 7 years. तो अगर कर्ता हमारा जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है ROR वाली कंडीशंस, तो भाई साहब हमारा HUF जो है वो क्या बन जाएगा? ROR बन जाएगा. और अगर कर्ता हमारा ROR वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो बेटा HUF क्या बन जाएगा? RNOR बन जाएगा. और अगर होली आउटसाइड इंडिया है, CNMOA, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई HUF क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट बन जाएगा. अब एक बात आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो ROR RNOR वाला फंडा है, ये सिर्फ किसके केस में होता है? इंडिविजुअल और HUF के केस में होता है. कंपनी, फर्म और किसी भी तरह के पर्सन के केस में ये वाला फंडा जो है एप्लीकेबल नहीं होता है. कंपनी का आप लोग रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान से सुन लीजिए. अगर एक कंपनी इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज भी रेजिडेंट. अगर एक कंपनी फॉरेनर कंपनी है तो उस केस में हम उसकी पोएम देखते हैं, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. इट्स जस्ट लाइक कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स. अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में आ गया तो भाई साहब हम लोग बोलेंगे कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट की वजह से ये फॉरेन कंपनी जो है क्या बन जाएगी? रेजिडेंट बन जाएगी. और अगर वो आउटसाइड इंडिया है तो हम लोग बोलेंगे भैया ये जो है नॉन रेजिडेंट है. ये लीजिए. तो इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट होने वाली है, या फिर उसका किसी भी कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो वो हमेशा रेजिडेंट होने वाली है. प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होती है? जहाँ पे की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन जो है बिजनेस के लिए जो जरूरी डिसीजन है वो लिए जा रहे हैं. कुछ पोएम से रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं जो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है. AOP और बाकी लोगों के रेजिडेंशियल स्टेटस को लेकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है. सेम एज HUF. बस ROR RNOR वाली डिस्टिंक्शन नहीं है, बाकी सब कुछ सेम एज HUF है. यानी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पे आपने जो है नजर लगानी है. और कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया है तो रेजिडेंट, होली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट. लीजिए साहब, तो ये हमारे पास जो है कंप्लीट हो जाता है. रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालना है वो वाला पार्ट. अब हम लोग देखेंगे स्कोप ऑफ इनकम, फिर उसके बाद देखेंगे सेक्शन नंबर 9.
चलिए जी, अब हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 5 की। सेक्शन नंबर 5 में कौन कौन सी इनकम जो है इंडिया में टैक्सेबल होती है। हम लोग डिवाइड कर देंगे इसको 3 पार्ट में, आरओआर, आरएनओआर और एनआर। आरओआर की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब आरओआर की तो यत्र तत्र सर्वत्र हर तरह की इनकम पे जो इंडिया में टैक्स लगता है। अभी यत्र तत्र सर्वत्र क्या है तो जरा सुन लीजिए। इनकम विच इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम विच एक्रू और अराइज, जो बेसिकली इंडिया से जनरेट हो रही है, जिसका मेन सोर्स जो है वो इंडिया के अंदर बना हुआ है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं आप लोगों को, अगर किसी हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है और वो हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में है तो मानेंगे सर इट इज डीम्ड टू एक्रू राइज इन इंडिया। वो रिसीव कहीं भी हो रही हो, बिकॉज इट इज डीम्ड टू एक्रू राइज इन इंडिया, तो वो आरओआर के लिए टैक्सेबल है। और रिसीव वाली एक्रू कहीं भी हो रही हो, रिसीव इन इंडिया में, तो भाई साहब आरओआर के लिए टैक्सेबल है। एंड देन तीसरे तरह की इनकम जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल इनकम, बेसिकली कहीं पे भी एक्रू और अराइज हो रही हो, कहीं पे भी रिसीव हो रही हो, वो सर आरओआर के लिए टैक्सेबल है। और इसलिए बोलते हैं आरओआर के लिए कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है, यत्र तत्र सर्वत्र, कहीं पे भी इनकम जो है वो रिसीव हुई हो, इंडिया में रिसीव हुई हो, इंडिया में एक्रूराइज हो, या फिर कहीं पे भी एक्रूराइज और रिसीव हुई हो, वो आरओआर के लिए जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। आरएनओआर के केस में जरा आपने ध्यान देना है, आरएनओआर के केस में आपने ध्यान ये देना है कि भाई साहब वो इनकम जो इंडिया में रिसीव हुई है टैक्सेबल है, जो इंडिया में एक्रू और राइज या डीम टू एक्रूराइज इन इंडिया एज पर सेक्शन 9 हुई है वो टैक्सेबल है। और साथ साथ में ये इनकम सबसे ज्यादा टेढ़ी है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। इनकम कैसे डिराइव करी आपने, कोई ऐसा बिजनेस है जो इंडिया से कंट्रोल होता है, या कोई ऐसा प्रोफेशन है जो इंडिया से सेटअप है, ऑल्दो बाहर रिसीव हो रही होगी, लेकिन आरएनओआर के केस में जो है ये इंडिया में टैक्सेबल होगी। मेरा एक सवाल है, क्या ये आरओआर के केस में इंडिया में टैक्सेबल होगी? आंसर इज यस बेटा, आरओआर के केस में तो यत्र तत्र सर्वत्र सारी तरह की इनकम जो है इंडिया में टैक्सेबल होने वाली है, राइट। अच्छा, मन में सवाल आ रहा होगा सर डीम टू बी रिसीव्ड क्या होता है? बेटा डीम टू बी रिसीव जो है सेक्शन 7 के अंदर है, हम लोग को सैलरी के अंदर जो है पढ़ते हैं, वहां पे जो है बेसिकली आपको मोटी मोटी 2-3 बातें बताई गई है। नंबर 1 कि अगर आपका आरपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है वो 12% ऑफ द सैलरी से अगर ज्यादा जाता है तो वो जो है डीम टू बी रिसीव मान लिया जाता है। नंबर 2, अगर आपको आरपीएफ में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 9.5% से अगर ऊपर जाता है तो उसको जो हम लोग डीम टू बी रिसीव मान लेते हैं। और ऐसे ही अगर आप अपना यूआरपीएफ से बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, आरपीएफ से अपना बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, यूआरपीएफ से अपना रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो है बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, उसको भी हम लोग क्या मान लेते हैं? डीम टू बी रिसीव्ड मान लेते हैं। और साथ साथ में वो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आता है आपका 80-CCD वाली पेंशन स्कीम के अंदर, उसको भी हम लोग डीम टू बी रिसीव्ड मान लेते हैं। चलिए, वो तो सेक्शन 7 की बातें हैं। ये डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया क्या होता है ये हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा, ये सेक्शन 9 की बातें हैं, इसको लेकर बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। खैर, नॉन रेजिडेंट की कौन कौन सी इनकम पे टैक्स लगता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। नॉन रेजिडेंट की जो है वो आपके सिर्फ 2 इनकम पे टैक्स लगता है, जो रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया हो, या अक्रू और अराइज और डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया हो, यानी कि जो इंडिया में मिली हो, या फिर सेक्शन 7 में आ रही हो, रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, या फिर जिसका सोर्स इंडिया में जनरेट, जिसका सोर्स इंडिया में हो, या फिर जिसके लिए हम डीमिंग फिक्शन लगा दें सेक्शन 9 का कि भैया इसका सोर्स तो इंडिया में ही है, तो ऐसी इनकम जो है आपके नॉन रेजिडेंट के लिए इंडिया में टैक्सेबल होती है। फर्क देख लीजिए कि नॉन रेजिडेंट के लिए रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड एंड अक्रूड आउटसाइड इंडिया, ऐसी इनकम जो रिसीव भी बाहर हो रही है, अक्रू भी बाहर हो रही है, वो इनकम जो है नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होती है, वेयर एज रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है। साथ साथ में इस बिजनेस का भी फर्क देख लीजिए। फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि बिजनेस केनिया में है, लेकिन सर उसका कंट्रोल जो है वो इंडिया से, बिजनेस केनिया में है, उसका कंट्रोल जो है इंडिया में है, आरओआर के लिए टैक्सेबल होगी, आरएनओआर के लिए टैक्सेबल होगी, एनआर के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। इस बात को आप याद रख लीजिएगा, राइट। अच्छा, बिजनेस केनिया में है, उसका कंट्रोल जो है वो इंडिया में है, और 50% जो है इंडिया में मिली है। मान लो 1 लाख की इनकम है, बिजनेस केनिया में था, कंट्रोल इंडिया से था, 50% जो है इंडिया में मिली है। आरओआर के लिए 1 लाख टैक्सेबल होगा, आरएनओआर के लिए भी 1 लाख टैक्सेबल होगा, और एनआर के लिए जो है वो 50,000 रुपए टैक्सेबल होने वाला है, याद रखिएगा, क्योंकि 50% इज रिसीव्ड इन इंडिया। नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, फर्स्ट इट मस्ट बी फर्स्ट रिसीव्ड इन इंडिया, यानी कि यहां पे हम लोग रेमिटेंस की बात नहीं करते हैं। रेमिटेंस मतलब पहले कहीं और रिसीव हुई है, उसके बाद इंडिया में भेजी जा रही है, भेजी जा रही है, ओके। तो हम लोग उसे रेमिटेंस बोलते हैं, और उसके लिए जब उसको जो हम इंडिया में रिसीव नहीं मानते हैं, और इंडिया में रिसीव नहीं मानते हैं, अकॉर्डिंगली उसकी टैक्सेबिलिटी जो है हम लोग निकालते हैं। देन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एग्जाम में परेशान करते हैं, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट। ऑल्दो इसके अंदर काफी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, बट इसको बहुत शॉर्ट में समझे तो आप ये मान के चलिए कि इनकम जो है वो अक्रूवल बेसिस पे टैक्सेबल होती है, और वो किसी और साल की इनकम की बात कर रहे हैं, उस साल पता नहीं उसका स्टेटस क्या था क्या नहीं था, तो उस साल की इनकम है, उस साल के स्टेटस के हिसाब से टैक्सेबल होगी। इस पर्टिकुलर ईयर में वो किसी के लिए भी हम लोग उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इसको सिंपली वही करेंगे जो जनरली लड़कियां लड़कों को करती हैं, इग्नोर। आ जाओ बेटा। देन बात करते हैं एग्जेम्प्ट इनकम की। बहुत सारे एग्जेम्प्ट इनकम है जो आप लोग पढ़ते हैं हमारे साथ चैप्टर नंबर 3 के अंदर, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम है, तो एग्रीकल्चर इनकम एटसेट्रा जो है वो चाहे रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड या एक्रू और राइज इंडिया इन इंडिया क्यों ना हो, लेकिन वो किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगी, बिकॉज वो तो क्या कर रखी हैं, एग्जेम्प्ट कर रखी हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया की बात करूं तो चाहे वो आरओआर हो, आरएनओआर हो, एनआर हो, सबके लिए टैक्सेबल नहीं होने वाली है, एग्जेम्प्टेड रहने वाली है। यहां पे बच्चों आप लोगों को एक ब्राउनी पॉइंट दे देता हूं। वो ब्राउनी पॉइंट क्या है? ब्राउनी पॉइंट ये है मित्रों कि याद रखिएगा कि अगर
अगर आपकी आउटसाइड इंडिया एग्रीकल्चर इनकम हो रही है तो भैया वो टैक्सेबल होगी डिपेंडिंग अपॉन द रेजिडेंशियल स्टेटस। इंडिया में अगर एग्रीकल्चर इनकम हो रही है तो वो टैक्सेबल नहीं होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस, लेकिन बाहर हो रही है तो भाई साहब इट विल बी टैक्सेबल डिपेंडिंग अपॉन द रेजिडेंशियल स्टेटस। यानी कि नेपाल भूटान वगैरह में जाके आपने एग्रीकल्चर करा और आप अगर ROR हैं तो भैया आपके लिए वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। और नेपाल भूटान में आपने एग्रीकल्चर करा, आप NR है या RNOR है और रिसीव्ड इन इंडिया है तो भी आपके लिए वो टैक्सेबल इंडिया में जो है वो हो जाएगी। ये थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स थे, आई होप आप लोगों ने समझे। लीजिए देन एक सिंपल सा पॉइंट कि भाई अगर एक इनकम जो है वो अक्रूवल बेसिस पे टैक्सेबल होगी तो दोबारा वो रिसिप्ट बेसिस पे जो है वो टैक्सेबल नहीं होगी। देन एक सुपर मिसलेनियस पॉइंट है जो आप लोगों ने जो है बस पढ़ के जाना है। मुझे डर लगता है कि इस ICS पे MCQ ना पूछ ले, इसलिए जो है मैंने आपके लिए डाल दिया। क्या है पॉइंट? इनकम बाय ऑफ सैलरी रिसीव बाय नॉन रेजिडेंट सी फेयरर्स। तो आपको नॉन रेजिडेंट सी फेयरर्स बेसिकली जो शिप वगैरह में लोग भगाते हैं उनको जो है सैलरी मिल रही है फॉर सर्विसेज रेंडेड आउटसाइड इंडिया ऑन अ फॉरेन गोइंग शिप विद इंडियन फ्लैग और फॉरेन फ्लैग कुछ भी होता है एंड रिसीव्ड इन NRE बैंक अकाउंट। तो याद रखिएगा सैलरी नॉन रेजिडेंट सी फेयरर को मिल रही है, सर्विसेज बाहर दी थी और NRE बैंक अकाउंट में मिल रही है, तो उसको हम लोग जो है वो एग्जेम्प्ट रखते हैं, उसको हम इंडियन इनकम के अंदर जो है वो इंक्लूड नहीं करते हैं। चलिए अगला टारगेट हमारा सेक्शन 9 कंप्लीट करना। सेक्शन 9 किससे डील करता है? सेक्शन 9 डील करता है इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया एंड एज पर सेक्शन 5 रेड विद सेक्शन 9 दीज इनकम आर गोइंग टू बी टैक्सेबल फॉर ऑल वेदर ROR, RNOR और NR, राइट। तो इन इनकम को बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये सारी की सारी सबके लिए जो है वो टैक्सेबल होती हैं। आ जाइए सेक्शन 9 पे। अब सेक्शन 9 में क्या क्या बातें हैं देखिए, समरी तो मैंने आपके लिए जो है यहाँ पे तैयार कर दी है कि भैया सेक्शन 9 के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, राइट। अब हमें देखना है डिटेल वर्जन। नंबर 1, इनकम थ्रू और फ्रॉम प्रॉपर्टी एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आपकी हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में है, आपकी फिक्स डिपॉजिट इंडिया के ही किसी इंडियन बैंक के इंडियन ब्रांच में ही है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर SBI मान लो USA में है और USA में आप लोगों ने SBI के साथ FD करा रखी है, मुझे पता नहीं होती है नहीं होती, बट मान लो होती है तो भैया वो तो क्रू और राइज और डीम टू बी रिसीव्ड और रिसीव्ड कहाँ होगी? आउटसाइड इंडिया होगी ना। इसलिए तो अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी और एसेट जो है वो इंडिया में है, सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में है, उससे कोई भी इनकम हो रही है, वो होगी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। देन इनकम थ्रू और फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट था, इस पर वोडाफोन का केस जो है सारा का सारा मैंने आपको समझाने की कोशिश भी करी थी। तो बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं कि साहब मान लो अगर सिंपल एग्जांपल दूं तो यहाँ पे कोई हाउस प्रॉपर्टी है, उसको बेचा ट्रांसफर, हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आया तो फर्स्ट में चले गए, हाउस प्रॉपर्टी को बेचा तो बेटा सेकंड में चले गए। इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं आपके पास, इंडियन कंपनी के शेयर से डिविडेंड मिल रहा है तो फर्स्ट में चले गए। इंडियन कंपनी के शेयर्स को बेचा तो आप लोग कहाँ पे चले गए? सेकंड में चले गए। यहाँ पे 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको जल्दी से पढ़ा देता हूँ। नंबर 1, ये जो थ्रू का मतलब है, थ्रू का मतलब क्या है? थ्रू का मतलब होता है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ, बाय रीजन ऑफ और बाय मीन्स ऑफ। ये सब वोडाफोन के केस से रिलेटेड है, बट कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं। बाय मीन्स ऑफ, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ और बाय रीजन ऑफ। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि सिर्फ डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स भी कवर हो गए। मान लो बाहर एक फॉरेन कंपनी है, उसने बाहर वाली किसी फॉरेन कंपनी को एक और बाहर वाली फॉरेन कंपनी के शेयर्स बेचे। सर एग्जांपल देना जरा एक बार लिख के। हाँ बेटा बता रहा हूँ, ये देखो, ये है A, ये है B, ये है C, ये तीनों ही आउटसाइड इंडिया है। C ने B के शेयर A को बेचे हैं, लेकिन B के शेयर जो है अपनी सब्सटैंशियल वैल्यू एक कंपनी है D इंडिया में, उससे जो है वो डिराइव करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ध्यान से अगर देखें तो इनडायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है D का, इनडायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है D का। क्यों? क्योंकि भाई साहब B की जो वैल्यू सारी की सारी कहाँ से ड्राइव हो रही है? D से। तो ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर को कवर करने के लिए यहाँ पे हमने एक वर्ड और लगा दिया और वो क्या है? मतलब एक एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी थी और वो एक्सप्लेनेशन क्या थी कि भैया थ्रू का मतलब है बाय मीन्स ऑफ, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ, बाय रीजन ऑफ, इनडायरेक्ट ट्रांसफर को भी कवर करने के लिए। अच्छा, देन सेकंड बात जो मैंने आपको बताई कि भाई ये जो बी कंपनी है, ये बी कंपनी की अगर जो बी कंपनी के शेयर्स हैं अपनी सब्सटैंशियल वैल्यू इंडियन एसेट से ड्राइव कर रहे हैं तो मानेंगे बी कंपनी के शेयर्स कहाँ पे हैं? डीम टू बी लोकेटेड इन इंडिया। देखिए, सो एनी एसेट और एनी एसेट इन द फॉर्म ऑफ शेयर इन एंटिटी रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हम मानेंगे भाई डीम टू बी सिचुएटेड इन इंडिया है। अगर वो जो बेसिकली शेयर वगैरह है वो अपनी वैल्यू कहाँ से ड्राइव कर रहे हैं? इंडिया से ड्राइव कर रहे हैं। अच्छा, इसमें बच्चों एक छोटा सा केस और बन सकता है, और तो काफ़ी एडवांस केस है बट मैं जल्दी से आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। मान लो ये कंपनी है बी कंपनी और ये जो है आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है। इस बी कंपनी के जो एसेट्स है, अपनी सारी की सारी एसेट्स की जो वैल्यू है वो ड्राइव हो रही है इंडिया से, ड्राइव हो रही है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर ये बी कंपनी यहाँ पे डिविडेंड बांटती है, बी कंपनी यहाँ पे डिविडेंड बांटती है, बाहर की कंपनी है, बाहर ही डिविडेंड बांट रही है, ऑल दो इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो अपनी सब्सटैंशियल वैल्यू इंडिया से ड्राइव करते हैं, तो याद रखिएगा इस डिविडेंड पे जो है सेक्शन 9 एप्लीकेबल नहीं है, यानी ये डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया नहीं होने वाला है। ये पॉइंट हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। आइए सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों, और वो क्या है? सैलरी। अगर आप लोगों को कोई भी सैलरी आपने अर्न करी है इंडिया में सर्विसेज रेंडर करने के लिए, तो आपको याद रखना है कि भाई साहब वो इनकम अब कहाँ पे टैक्सेबल होगी? वो इनकम जो है अब इंडिया में टैक्सेबल होने वाली है सेक्शन 9 की वजह से।
कोई भी सैलरी इनकम जो आपको इंडिया में सर्विसेज रेंडर करने के लिए मिल रही है, चाहे फिर वो पेंशन वाली हो या फिर आपकी रेगुलर सैलरी हो, वो सारी की सारी इंडिया में जो है वो टैक्सेबल होने वाली है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, अगर गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है सिटीजन ऑफ इंडिया को फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, एम्बेसी का एग्जांपल सबसे फिट बैठता है इसके ऊपर। तो अगर गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है, किसको पेमेंट कर रही है? सिटीजन ऑफ इंडिया को, जो बाहर सर्विसेज रेंडर कर रहा है लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को पेमेंट कर रही है, तो वो भी डीम टू अक्रूर राइज इन इंडिया हो जाएगी। लेकिन ऐसे केसेस में आपने याद रखना है कि अलाउंसेज और परक्विजिट जो हैं वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट रहते हैं अगर गवर्नमेंट ने पे की है किसी इंडियन सिटीजन को जिसने सर्विसेज रेंडर करी है आउटसाइड इंडिया। अच्छा, इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, चाहे रिसीव कहीं भी होता है, डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया। अच्छा, अब जरा ये देखिएगा, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पेबल, ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ मैंने एक एग्जांपल बना दी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एक नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट ने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दिया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको इंटरेस्ट पे कर रही है, तो जो इंटरेस्ट होगा दिस विल बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। अच्छा, इसके दो एग्जाम्पल और हैं। अगर एक नॉन रेजिडेंट ने जो है लोन दिया है रेजिडेंट को, रेजिडेंट जो है वो उसको इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो इंटरेस्ट डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया होगा या नहीं होगा? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि भाई साहब ये पैसा जो है कहाँ पे इन्वेस्ट किया है। मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा रेजिडेंट व्यक्ति था, उस रेजिडेंट व्यक्ति ने लोन लिया था और उस लोन को जो है इंडिया में बिजनेस के लिए इन्वेस्ट किया था, तो वो डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया होगा। और अगर उसे बाहर इन्वेस्ट कर दिया था, मान लो मैंने एक नॉन रेजिडेंट से लोन लिया और ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस करने चला गया, तो भाई साहब अब जो मैं उस लोन के बदले इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया नहीं होगा। ओके, ऐसे ही अगर एक नॉन रेजिडेंट ने जो है लोन लिया था, सर ये तो दोनों ही बाहर के, इनका क्या करें? नहीं बेटा, ये दोनों बाहर के हैं, लेकिन अगर ये लोन यूटिलाइज हो गया कहाँ पे? इंडिया पे, तो डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया हो जाएगा। और अगर ये इंडिया में यूटिलाइज नहीं हुआ तो सवाल ही नहीं उठता, फिर ये क्या मानेंगे हम लोग? डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया नहीं मानेंगे, यानी कि आउटसाइड इंडिया रहने वाला है। ओके, यानी सेक्शन 9 एप्लीकेबल नहीं होगा। डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया का नहीं होगा का मतलब क्या है कि भैया सेक्शन 9 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए, देन ऐसे ही बच्चों बात आती है इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी की, और रॉयल्टी में याद रखिएगा रॉयल्टी की डेफिनेशन में एक अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट मैंने पहले भी डिस्कस कर रखी है आपके साथ कि आज की डेट में जो कंसिडरेशन फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म है वो कवर्ड होती है इन द डेफिनेशन ऑफ रॉयल्टी। यानी पहले ये जो है कवर नहीं होती थी। बेसिकली अगर कोई फॉरेन फिल्म है और वो यहाँ पे लग रही है, उसको हम लोग जो है सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन के लिए जो है कुछ पेमेंट कर रहे हैं, तो वो कंसिडरेशन पहले रॉयल्टी की डेफिनेशन में कवर नहीं थी, अब वो रॉयल्टी की डेफिनेशन में कवर है। और रॉयल्टी की डेफिनेशन में कवर होने से इंपैक्ट क्या आता है? सेम इंपैक्ट है बच्चों रॉयल्टी का भी। याद रखिए, रॉयल्टी या तो गवर्नमेंट पे कर रही है या फिर नॉन गवर्नमेंट पे कर रही है। अगर गवर्नमेंट पे कर रही है तो ये सेक्शन 9 लगेगा ही लगेगा। नॉन गवर्नमेंट पे कर रही है तो आपको ध्यान रखना है कि वो जो रॉयल्टी जिस चीज के लिए पे की जा रही है, वो जिस भी चीज के लिए रॉयल्टी पे की जा रही है, अगर वो यूटिलाइज्ड इन इंडिया है तो सेक्शन 9 लगेगा। अगर वो यूटिलाइज इन इंडिया नहीं है तो सेक्शन 9 नहीं लगेगा। नॉन गवर्नमेंट में चाहे फिर वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, सिमिलर इंटरेस्ट की तरह ही है, बस वहां पे मैंने आपको अलग अलग करके समझा दिया था, यहाँ पे मैंने एक ही चार्ट में जो आपको क्लियर कर दिया है। अच्छा, इसमें छोटी सी बात बच्चों इंटरेस्ट वाले में एक एग्जाम्पल याद रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोज बाय दी नॉन रेजिडेंट। तो अब नॉन रेजिडेंट ने मनी बोरो करी है फॉर एनी पर्पस इन इंडिया अदर देन अ बिजनेस और प्रोफेशन। तो अगर मैं नॉन रेजिडेंट हूं, मैं इंडिया में पैसे बोरो कर रहा हूं, इंडिया में यूटिलाइज कर रहा हूं, लेकिन बिजनेस के लिए यूटिलाइज नहीं कर रहा हूं, तो याद रखिएगा वो डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया नहीं होगा। मैंने नीचे एक एग्जांपल भी दिया था, एक नॉन रेजिडेंट है पीके, उसने मनी बोरो करी है नॉन रेजिडेंट बूमर से एंड इन्वेस्ट द सेम मनी इन द शेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनी। देन जो इंटरेस्ट पेबल है, मैं इंटरेस्ट पेबल की बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट पेबल बाय पीके टू बूमर विल नॉट बी डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया। आइए, एक भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं भाई, रिवीजन वीडियो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ छोड़ देंगे। अच्छा, आ जाओ, इनकम बाय वे ऑफ फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज क्या होती है? बेसिकली आप कंसिडरेशन पे कर रहे हैं मैनेजरल टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए या मैनेजरल टेक्निकल नो हाउ के लिए आप जो पेमेंट करते हैं उसे बोलते हैं फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। सेम चार्ट बच्चों इसके लिए एप्लीकेबल रहेगा। कौन सा चार्ट? यही वाला चार्ट जो रॉयल्टी के लिए हमने पढ़ा। इधर देखिएगा जरा, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। सेम बात मैं बोलूंगा, अगर गवर्नमेंट पे करती है तो सेक्शन 9 लगेगा ही लगेगा। नॉन गवर्नमेंट पे करती है तो आपको बस चेक करना है क्या यूटिलाइज इन इंडिया है, अगर हाँ तो सेक्शन 9 लगेगा, अगर यूटिलाइज इन इंडिया नहीं है तो भैया सेक्शन 9 जो है वो नहीं लगेगा। चलिए, देन इसके बाद एक ही बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बार बार जो है आपको लिखने को पड़ सकती है अपने एग्जाम के अंदर, अपने आंसर्स के अंदर, तो उसको ध्यान में रख के जाइएगा। ये जो भी हमने इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल नो हाउ पढ़ा, दीज इनकम विल बी टैक्सेबल इन इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेरिटोरियल नेक्सस। अब टेरिटोरियल नेक्सस ना होने का मतलब क्या है कि भाई नॉन रेजिडेंट का कोई रेजिडेंट या प्लेस ऑफ बिजनेस में इंडिया में हो या ना हो, या नॉन रेजिडेंट जो है वो कोई सर्विसेज इंडिया में रेंडर करता हो या ना करता हो। कुलशेखरा वाला एग्जाम्पल जो है वो याद रखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं सर एक छोटे से गिफ्ट की। क्या है यहाँ पे? बेसिकली इंडियन रेजिडेंट ने गिफ्ट किया है नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट को या फिर फॉरेन कंपनी को, और वो जो अमाउंट जो है वो एक्सीड करता है 50,000 रुपीज से। मनी दी है विदाउट कंसिडरेशन और अमाउंट जो है 50,000 रुपीज से एक्सीड कर रहा है। इन एग्रीगेट चेक करेंगे हम लोग, जो लेने वाला है उसके ऊपर हम लोग जो है इन एग्रीगेट लिमिट लगा के जो है वो चेक करते हैं, और
अगर वो 50,000 से एक्सीड कर रहा है तो सर हम लोग जो है एज पर 56(2)(10) जैसे हम लोग पढ़ते हैं अदर सोर्सेज में, उसके हिसाब से उसको टैक्सेबल कर देंगे, यानी एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल। चलिए अब आ जाते हैं बिजनेस कनेक्शन पे। तो बिजनेस कनेक्शन है क्या? बिजनेस कनेक्शन सिंपल सी बात है सर, कोई बिजनेस एक्टिविटी जो है इंडिया में हो रही है एक पर्टिकुलर बिजनेस को लेके, तो हम उसे बोल देंगे बिजनेस कनेक्शन है। जरा देखिएगा, शैल इंक्लूड बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट बाय अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट। तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे इंडिया में कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है तो हम बोल देंगे कि भाई ये जो है बिजनेस कनेक्शन है। और याद रखिएगा बिजनेस कनेक्शन होने से क्या होगा, क्या उस नॉन रेजिडेंट की पूरी इनकम इंडिया में टैक्सेबल कर देंगे आप? आंसर इज नो। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उसकी सिर्फ और सिर्फ वो इनकम जो उस एक्टिविटी से आप लोग रिलेट कर सकते हैं, यानी प्रोराटा बेसिस पे जो है इनकम इंडिया में आप टैक्सेबल करने वाले हैं। अच्छा जी, देन अब यहां पे क्या है कि सर हम कब मानेंगे कि भाई एक पर्सन जो है नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, तो इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा। नंबर 1, उस पर्सन के पास अथॉरिटी होनी चाहिए टू कंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, या फिर वो प्रिंसिपल रोल प्ले करे इन कंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट नॉन रेजिडेंट के नाम पे होगा, और नॉन रेजिडेंट क्या कर रहा होगा, ट्रांसफर कर रहा होगा ओनरशिप, या ग्रांट कर रहा होगा कोई राइट टू यूज ऐसी चीज का जिसका नॉन रेजिडेंट जो है वो ओनर है। याद रखिए, या तो भाई उसके पास अथॉरिटी हो कंक्लूड करने के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कंक्लूड कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है, प्रिंसिपल रोल प्ले कर रहा है लीडिंग टू कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस लिए था, नॉन रेजिडेंट के नाम पे था, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप या ग्रांटिंग ऑफ राइट्स के लिए था, और साथ साथ में या तो प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय दैट नॉन रेजिडेंट था। तो उसके पास वो इन दोनों कैटेगरी में फॉल कर रहा है, यानी बिजनेस कनेक्शन है। फिर एक तीसरी कैटेगरी बनाई गई जहां पे ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है लेकिन वो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे स्टॉक मेंटेन करता है। अथॉरिटी नहीं है लेकिन नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे स्टॉक मेंटेन करता है। फिर एक कैटेगरी बनाई गई कि चलो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे स्टॉक मेंटेन नहीं करता लेकिन नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे क्या करता है, ऑर्डर्स सिक्योर करता है। यानी कि एक नॉन रेजिडेंट बाहर है और भाई साहब मान लो कि मैं उस नॉन रेजिडेंट से कुछ खरीदना चाहता हूं, तो बीच में एक बंदा बैठा पीके, वो पीके जो है उस नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे होली एंड मेनली, मतलब वो मटीरियली सिर्फ इस नॉन रेजिडेंट के लिए काम करता है, तो हम पीके को ऑर्डर देते हैं, पीके जो है वो आगे नॉन रेजिडेंट को ऑर्डर देता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी हम लोग क्या मान लेंगे कि भैया बिजनेस कनेक्शन जो है वो है यहाँ पे। अच्छा, एक बात जरा ये वाला पॉइंट मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। ये देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल बना लिया है। मान लीजिए एक NR1 है, NR2 है और ये लल्लू लाल है। ये लल्लू लाल जो है इंडिया में है। लल्लू लाल NR1 के लिए जो क्या करता है, सिक्योर करता है ऑर्डर्स को होली एंड मेनली फॉर NR1 के लिए लल्लू लाल जो है वो ऑर्डर सिक्योर करता है। अच्छा, फिर उसने NR2 के लिए भी ओकेजनली ऑर्डर सिक्योर करता है। तो देखिए जो NR1 और लल्लू लाल का रिलेशन है वो तो बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा, लेकिन लल्लू लाल और NR2 का रिलेशन जो है वो बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे होली और मेनली नहीं है। क्योंकि लल्लू लाल होली और मेनली किसके लिए ऑर्डर एक्सेप्ट करता है, NR1 के लिए, इसके लिए तो वो ओकेजनली करता है। तो याद रखिएगा NR1 और लल्लू लाल का बिजनेस कनेक्शन है, NR2 और लल्लू लाल का बिजनेस कनेक्शन नहीं है। लेकिन ये तीन जरा कंडीशन देखिए, या तो NR1 NR2 को कंट्रोल करता है, या NR2 NR1 को कंट्रोल करता है, या इन दोनों को कोई एक थर्ड पर्सन जो है वो कंट्रोल करता है। तो भाई साहब अब NR2 और लल्लू लाल के बीच में बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा। देखिए मैंने लिखा है NR1 NR2 को कंट्रोल कर रहा है, NR2 NR1 को कंट्रोल कर रहा है, या फिर इन सब के बीच में और है, या फिर थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रही है NR1 और NR2 को। तो भाई साहब अब क्या होने वाला है, अब इनके बीच में जो है लल्लू लाल और NR2 के बीच में बिजनेस कनेक्शन जो है वो डेवलप हो जाएगा। लीजिए बिजनेस कनेक्शन की एक्सेप्शन क्या क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। बिजनेस कनेक्शन की एक्सेप्शन है, आइए जरा देखते हैं। जब सारे ऑपरेशन जो हैं वो बाहर इंडिया से करे जा रहे हैं, देखिए इन केस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट द फॉलोइंग शैल नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस कनेक्शन इन द केस ऑफ अ बिजनेस इन रिस्पेक्ट टू व्हिच ऑल द ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया। लीजिए तो हम क्या करेंगे सर, हम लोगों ने आपको पहले बता दिया था कि उतनी ही इनकम यहाँ पे हम लोग जो है वो टैक्सेबल करेंगे विच इज रीजनेबली एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेशंस कैरिड आउट इन इंडिया। तो बिजनेस कनेक्शन में हम लोग पूरी की पूरी इनकम नहीं ले आते हैं, हम बिजनेस कनेक्शन में सिर्फ वही इनकम लेके आएंगे विच इज रीजनेबली एट्रीब्यूटेबल, हाँ जी, विच इज रीजनेबली एट्रीब्यूटेबल टू दी बिजनेस कनेक्शन इन बिजनेस ऑपरेशंस कैरिड आउट इन इंडिया। आई होप मित्रों यहां तक बात जो है वो क्लियर है। अब यहां पे थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स है, जरा जल्दी जल्दी से देख लीजिएगा, सिर्फ देख लीजिएगा, मुझे नहीं लगता ये एग्जाम में आपसे पूछेंगे। वो टेक्निकल पॉइंट्स क्या है कि भाई इनकम एट्रीब्यूटेबल निकालते समय आपको ये तीन तरह की इनकम जो है स्पेसिफिकली बोली गई है कि आपने जो है इंक्लूड करनी है। नंबर 1, अगर आप लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग कस्टमर को टारगेट कराने के लिए एड्स रन करते हैं और उसके लिए पैसे लेते हैं, जैसे कि फेसबुक जो है वो क्या करता है, फेसबुक जो है भाई वो हम लोग फेसबुक को पेमेंट करते हैं कि जाके कस्टमर्स को टारगेट करो भाई जो हमारा सामान खरीदने वाले हों, तो फेसबुक को जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो इनकम एट्रीब्यूटेबल टू इंडिया मानी जाएगी। या फिर फेसबुक जो है वो डेटा किसी को सेल कर देता है, वो भी इनकम एट्रीब्यूटेबल टू इंडिया मानी जाएगी। या फिर
उस डेटा का यूज करके जो भी गुड्स बिके हैं वो भी इनकम एट्रीब्यूटेबल टू इंडिया मानी जाएगी। ऑल तो इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी है, कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट इतनी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। और क्या क्या है जो बिजनेस कनेक्शन में नहीं आता, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट के पर्पस के लिए जो है इंडिया में गुड्स परचेज करे गए हैं तो भाई साहब वो जो है आपके बिजनेस कनेक्शन में नहीं आएंगे, प्रोवाइडेड दैट ये काम करने वाला कौन है, नॉन रेजिडेंट है। ओके, ऐसे ही कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया, तो क्या हुआ कि भाई साहब न्यूज एंड व्यूज यहाँ पे किसी ने इकट्ठे करी, किसी न्यूज एजेंसी ने, और याद रखिएगा वो नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, तो उस केस में भी हम लोग जो है उसकी न्यूज से और व्यू से जो इनकम होगी उससे हम बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। न्यूज व्यूज बाहर दिखाई जाएगी, अच्छी खबरें या बुरी खबरें भी, तो इंडिया का उससे जो है फायदा हो सकता है। शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफी फिल्म्स इन इंडिया, तो अगर आपने देखा हो भाई साहब वो एक जैकी चैन की पिक्चर थी जिसमें प्रातः स्मृति, चारू स्मिता, मल्लिका शेरावत जी थी, न्यून वस्त्रधारणी हृदय भंगनी मल्लिका शेरावत जी थी। तो अब यहाँ पे जो है शूटिंग की गई उस मूवी की, और उस मूवी को शूट करने वाले थे मान लो जैकी चैन। अब जैकी चैन ने जो है भाई पैसा कमाया, तो वो जैकी चैन जो है वो नॉन रेजिडेंट है, इसलिए सर उस मूवी से कमाया हुआ कोई भी पैसा बिजनेस कनेक्शन में नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मूवीज़ जो है बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर देती हैं आपका देश और दुनिया में। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि DDLJ के बाद जो है स्विट्जरलैंड कितना मशहूर हो गया था, DDLJ डर एटसेट्रा। इवन वहाँ पे यशराज लेक भी जो है वो बनाया गया है, क्योंकि यशराज जी ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है टूरिज्म को बढ़ावा दे दिया था। तो शूटिंग ऑफ सिनेमाटोग्राफी फिल्म्स इन इंडिया प्रोवाइडेड दैट, याद रखिएगा नॉन रेजिडेंट व्यक्ति है तभी जो है वो डीम टू क्राइज ऑन इंडिया नहीं है। अगर इंडिविजुअल है तो वो नॉन सिटीजन नहीं होना चाहिए, अगर फर्म है तो कोई भी पार्टनर सिटीजन नहीं होनी चाहिए, और अगर कंपनी है तो कोई भी शेयर होल्डर जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए। लीजिए एक और पॉइंट बच्चों, बिजनेस कनेक्शन के अंदर एक और पॉइंट क्या है कि कोई भी फॉरेन कंपनी है और वो स्पेसिफाइड स्पेशल नोटिफाइड जोन में आती है और अपने डायमंड्स को सिर्फ डिस्प्ले करती है, अनकट डायमंड्स का डिस्प्ले करती है, जो उसके विदाउट मैं बोलूंगा कि प्रोसेस डायमंड है उसका डिस्प्ले करती है, तो उसको भी जो हमने बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया, यानी उसके ऊपर भी जो है हम लोग इनकम जो है इंडिया में टैक्सेबल नहीं करने वाले हैं। और इसी प्रकार मित्रों, दोस्तों, भाइयों बहनों, हमारा पूरा का पूरा मामला जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें एक दो चीज़ें जरा ध्यान रखिएगा, एक खास चीज़ के अंदर बच्चों ऐड हुई है आपके स्टडी मटेरियल के अंदर, उसको जरा देख लीजिएगा, और वो है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। याद रखिएगा सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ नॉन रेजिडेंट जो है शैल आल्सो बी कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। तो अगर किसी बिजनेसमैन की, किसी बिजनेस की, किसी भी नॉन रेजिडेंट की इंडिया में सिग्निफिकेंट क्या है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, तो हम उसे बिजनेस कनेक्शन मानेंगे। अब सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस क्या होती है, जरा देखिए। एक नॉन रेजिडेंट है और वो ट्रांजैक्शन कर रहा है गुड्स और सर्विसेज के लिए, चाहे वो ई गुड्स क्यों ना हो, यानी कि गेम्स, म्यूजिक, मूवीज एटसेट्रा आपको डाउनलोड करने के लिए क्यों ना दे रहा हो, और एग्रीगेट पेमेंट जो है वो एक्सीड कर रही है 2 करोड़ रुपए से। अच्छा जी, देखिए, सो इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाय नॉन रेजिडेंट विद एनी पर्सन इन इंडिया इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ डाउनलोड ऑफ डेटा और सॉफ्टवेयर इन इंडिया, और एग्रीगेट पेमेंट जो एक्सीड कर रही है किससे, 2 करोड़ से। बी, सिस्टमैटिक और कॉन्टिन्यूस सॉलिसिटिंग हो रही है ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज और एंगेजिंग इन इंटरेक्शन विद यूजर्स इन इंडिया, जैसे कि फेसबुक वगैरह करते हैं, और नंबर ऑफ यूजर्स जो है वो 3 लाख से ज़्यादा है, यानी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और साथ में ऐसे लोग जिनको इंडिया से सब्सटैंशियल अमाउंट जो है वो जाता है। कोई बहुत बड़ी बड़ी फेमस कंपनीज हो सकती हैं, चाहे वो फिर सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो, चाहे फिर वो गेम रिलेटेड हो, म्यूजिक मूवी रिलेटेड हो, अगर उन कंपनीज को यहाँ से पेमेंट जा रही है तो उसे हम सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस जो है मानेंगे। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट हम उसे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मानेंगे कि भाई उनका एग्रीमेंट है या नहीं इंडिया में उनका कोई एग्रीमेंट हुआ था या नहीं हुआ था, नॉन रेजिडेंट का कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है या नहीं, नॉन रेजिडेंट इंडिया में बैठ के सर्विस देता है या नहीं देता है, यानी कि टेरिटोरियल नेक्सस जो है यहाँ पे भी जरूरी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, उस कंपनी की सारी इनकम पे थोड़ा ना आप इंडिया में टैक्स लगा दोगे, उस कंपनी सिर्फ उसी इनकम पे आप इंडिया में टैक्स लगाओगे विच इज एट्रीब्यूटेबल टू द एक्टिविटीज कैरिड आउट इन इंडिया। डन। चलिए जी, ऑल दी बेस्ट मित्रों, हो गए हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट। एक दो बार देखिए अच्छे तरीके से, मैं आपको बता रहा हूं, मेहनत करेंगे पास होंगे। मेरे 60 नंबर आए हैं इनकम टैक्स में, चाहे वो इंटरमीडिएट हो चाहे वो फाइनल हो, आपके भी आ सकते हैं। मैं आपको कैसे समझाऊं कि बेटा बस इतनी सी बात है कि आप लोगों ने जो है आईसीए के सारे क्वेश्चंस करने हैं, आप लोगों ने जो है मॉक टेस्ट देने हैं, आप लोगों ने जो है वो प्रैक्टिस करके जानी है क्वेश्चंस की। ऊपर से देख के जाओगे भाई गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप इतना कर लेते हैं, देखिए आप कैसे आग लगा के आएंगे, आप छोड़ेंगे नहीं। मेरे को पक्का यकीन है तुम लोग फोड़ के आने वाले हो, राइट। टैक्स में पिछली बार एक बच्चे के 90 कुछ मार्क्स आए हुए हैं यार, 90 मार्क्स, 90 जस्ट थिंक ओवर इट। क्या करके गया, स्टडी मटेरियल करके गया, बस दैट्स इट, राइट। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट। अपने आप को उस टाइम में बिठाने की कोशिश करो कि भाई इस टाइम में जो है मैंने टैक्स का पेपर कंप्लीट करना है। अलग सा आता है टैक्स का पेपर, मैं मानता हूं, लेकिन याद रखिएगा आप लोग आगे बढ़ सकते हो, मेहनत कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।